नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसे बैंक है जिसके ऊपर हर किसी का नज़र अभी है, क्योंकि लगातार इस कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। चलो एक बार मैं वो करेक्शन आपको दिखाई देता हूँ। क्योंकि चार्ट को देखेंगे, इसका टॉप जो हाई लेवल हुआ था 100 रुपीज के आसपास, वहां से करेक्शन होकर आज 75 के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ वो भी कितना, अराउंड 25% के आसपास। तो 25% के आसपास करेक्शन हो गया, तो लोगों के मन में यही डाउट आ गया कि कंपनी खराब हो चुके हैं। तो देखिए, मुझे जब जब कमेंट्स आते हैं ना कि कंपनी के ऊपर इतना करेक्शन हो गया, इतना गिर चुके हैं, तो क्या करूं, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि शायद आपने जब बाई किया था कोई सोच समझ कर नहीं किए थे। शायद आपको लगा था कि कंपनी भागते चले जा रहे हैं, कि इतने दिनों से कंपनी लगातार एक बिग जर्नी किया है, तो चलो मैं भी बाई कर लूं। तो इसी को सोचकर शायद आपने बाई किया होगा। तो बाई जब आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको ठोस रीजन होना चाहिए। किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारे रीजन आपके पास होना चाहिए। विदाउट रीजन में आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करें तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जैसे मेरे पास जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, मेरे पास इस कंपनी का ऑब्वियसली एक हिस्सेदारी है एज ए ट्रेडिंग पर्पस में। क्यों? क्योंकि मुझे एक काफी हैंड पैटर्न्स मिला था। ये मेरा पहला रीजन है कि मुझे पैटर्न्स दिखा। दूसरा रीजन है कि कंपनी का बिजनेस। देखिए, कंपनी के बिजनेस मान लेता हूँ, कंपनी के जो प्रोमोटर है उसके पास होल्डिंग ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट कर रहा है। हर साल में कंपनी हाईएस्ट सेल को जनरेट करके आगे बढ़ रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 137 से 350 और 732, मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली, जो एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। जो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, हुआ क्या, पिछले साल में जो प्रॉफिट हुआ था उससे कंपनी की इस बार प्रॉफिट कम हो गया। तो यही एक कारण है जिस कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है 27 जुलाई में। तो जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है शेयर में, तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, आप जाकर देख लेना। कंपनी इस बार भी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाएंगे। मतलब कंपनी इस बार भी रिजल्ट को ठीक ठाक पॉजिटिवली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। शायद वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट को ज़्यादा करें, क्वार्टर को बीट नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वो ईयर को बीट नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई एक लूप फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा, जो सिचुएशन अभी बना है उसके लिए आप जो लोग मतलब इस कंपनी के ऊपर सोच रहे कि कंपनी कहाँ तक गिर सकते हैं, मैं पहले बता दूं, कंपनी के ऊपर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस है। जो सपोर्ट लेवल निकल कर है 69 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि इसी लेवल्स को ब्रेकआउट करके ही कंपनी के ऊपर एक बाउंस हुआ था। तो अभी मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो टारगेट एंटी लेवल से जो टारगेट लेवल देखने को मिला था वो करीबन 75%। देखिए, 75% टारगेट मुझे एक साल में नहीं, अगर 2 साल में भी मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि इतने शानदार तरीके से टारगेट हमेशा हर कंपनी के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, इजीली वो नहीं मिलेगा, इसके लिए टाइम लगता है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर पहले तो अ, जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, तो साथ ही साथ और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिसका आज भी कुछ खास परफॉर्मेंस लास्ट 3 इयर्स में देखने को नहीं मिला। तो उसी तरीके से तो आईडीएफसी बैंक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जब सारे बड़े बैंक्स भागते रहेंगे तो छोटे बैंक ऑब्वियसली ग्रोथ कर पाएंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं तो बुलिश हूँ, मैं तो वेट करूंगा, क्योंकि मेरा एंटी लेवल जहाँ पे है वहां तक भी अभी तक नहीं आया, तो कंटिन्यू करने के लिए मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड के ऊपर चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला, और मुझे लगता है बीएससी लिमिटेड के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो नीचे आने का चांसेस है। अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए, फाइनली कंपनी यहाँ पे क्या किया, 200 डेज जो मूविंग एवरेज का लाइन है, मैं थोड़ा सा इसका कलर को चेंज करता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर को आपको लाइट कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर से करेक्शन हुआ, तो नीचे सपोर्ट लेवल जो है उस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। वो सपोर्ट लेवल कौन सा है, 1988 के आसपास। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ
ये जो ट्रेड मैंने डिसीजन लिया था वो बहुत हाई रिस्की ट्रेड था। क्यों हाई रिस्की था? क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके थे। क्योंकि इसका अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ, देखिए पी रेशियो एकदम टॉप में था 106, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 63। कंपनी का खुद के एवरेज पी रेशियो कितना है 33। मतलब कंपनी खुद के पी रेशियो से भी ज़्यादा है, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी ज़्यादा है, और खुद की पी रेशियो के डबल के ऊपर कंपनी का प्राइस चल रहा है, तो करेक्शन तो होगा ही। क्योंकि इतने हाई पी रेशियो में बड़े बड़े इन्वेस्टर तो बाय नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, माल को बेचेंगे, और उसी का झलक आपको देखने को मिला है। तो जो अब मैंने टेल लिया था एकदम छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ टेल लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही देखने को मिला था कि वैल्यूएशन हाई है, तो वो करेक्शन दिखाएगा, लॉसेस देने का चांसेस रहेगा। तो हमेशा मैं इसी चीज़ को आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं आपको यही समझाने का कोशिश करता हूँ कि कंपनी का सेल्स कितना भी ज़्यादा दिखे वो इम्पोर्टेंस नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट कितना भी आपको पॉजिटिव दिखे सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन इम्पोर्टेंस है। क्योंकि वैल्यूएशन अगर सही में सस्ते में है तो कंपनी का प्रॉफिट अगर कम भी हो तो भी कंपनी आगे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी का अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ, अच्छा खासा प्रॉफिट को देखने के बाद भी लगातार जो गिरावट का माहौल देखने को मिला है, इसको देखकर बहुत सारे लोग मतलब टेंशन में है कि इतना बड़ा फॉल हो गया तो मैं क्या करूं। तो देखिए ऑब्वियसली एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया टॉप लेवल से, अगर मैं करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 30% का क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, मार्केट है यहाँ पे, इस तरीके से हलचल तो होते रहेंगे, क्योंकि बीएससी एक छोटा सा कंपनी है, एक 30,000 करोड़ का कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत हाई है, एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी का पोटेंशियल कंपनी रखते हैं, क्योंकि आज का एक्सचेंज नहीं है, 18 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और सबसे पुराना एक्सचेंज है वो भी एशिया का। तो सोचिए इस कंपनी में तो ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा ही, क्योंकि एक्सचेंज के बिना कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएंगे, और पुराना एक्सचेंज कभी भी खत्म होने के लिए बहुत सारे रीजन होना चाहिए। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इंडिया के एक लीडर प्लेयर है, और वो भी बस मैन्युफैक्चरिंग में। और कंपनी को पिछली बार में एक अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में जो बसेस चलते हैं वो सारे बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो अशोक लेलैंड को दिया गया है, और वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के चलते अशोक लेलैंड को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा फायदा फायदा तो होगा, मगर अशोक लेलैंड के ऊपर दो दिक्कत है। वो दो दिक्कत मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले इसका कर्जा, लगातार इसका डेब्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका कर्जा इतना ज़्यादा है कि कंपनी का अगर खुद के फिक्स्ड रिजर्व को बेचे, कंपनी का फिक्स्ड एसेट को बेचे, साथ ही साथ कंपनी के हाथ में जो कैश है उस पैसे को भी अगर एक साथ जोड़ा गया तो भी इसके कर्जे के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सोचिए कंपनी यहाँ पे एक दिक्कत वाला बात तो सामने रखा ही है। तो हाँ, फिर भी देखिए कंपनी एक्सपेंस इतना ज़्यादा लिया है, सॉरी मतलब कंपनी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लिया है, उसको पेमेंट करने के बाद भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है, मगर एक गुड पॉइंट्स हमेशा नहीं रहेगा। अगर कल जाकर मान के चलिए कंपनी का प्रोजेक्ट कम मिला, कंपनी के कोविड जैसे सिचुएशन आ गया, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर दिक्कत आएगा। क्योंकि एक चीज़ को आप नोटिस शायद नहीं करे होंगे कि देखिए कंपनी का जो डेटोस डे है वो ठीक ठाक है, मगर कंपनी के जो इन्वेंटरी डे है वो भी चलो ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर जो डेज पेबल है वो कुछ दिन में ज़्यादा हो गया था, डेज पेबल ज़्यादा हो गया था, ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट साबित हो सकते हैं। अभी डेज पेबल क्या होते हैं, मान के चलिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक दुकान है, और वो भी मान के चलिए आपका एक कंप्यूटर का दुकान है, तो आपको कंप्यूटर तो घर में नहीं बनाएंगे, दूसरे कोई कंपनी से खरीदारी करना पड़ेगा। मान के चलिए आपने जिस कंपनी से खरीदारी किए, चलो मैं मान लेता हूँ एचपी, एचपी कंपनी से आप लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदारी करते हैं और उसको बेचते हैं, तो आपको तो एचपी कंपनी को भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आपका कस्टमर पैसा टाइम टू टाइम दे ना दे। तो अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो वो भी आपको माल देना बंद कर देंगे, उधारी देना बंद कर देंगे। तो इसको कहा जाता है डेज पेबल। तो डेज पेबल मतलब आप कितने दिन में पैसा आपके जो मतलब क्रेडिटर्स है, मतलब जिससे आपने उधारी लिया उसको कब मिटा रहा है। तो वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अशोक लेलैंड के ऊपर ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बेकार है, कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, और कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हैवी व्हीकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो इसके ऊपर आपको एक भरोसा तो करना ही चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर तो अच्छा खासा है। तो जो पहले पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है,
दूसरी पॉइंट इसका वीकनेस कहाँ पे है? दूसरी पॉइंट बहुत खतरनाक वीकनेस है, वो है कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के प्लेजिंग। तो बीच में देखिए कंपनी के प्रोमोटर के पास अराउंड 19% का प्लेजिंग था। बीच में 2023 के सितंबर क्वार्टर में वो 15% आ गया था और इस बार भी फिर से बढ़ के 22% हो चुका है। मतलब कंपनी क्या कर रहा है, खुद के शेयर को गिरवी रखकर मार्केट से पैसा उठा रहा है, क्योंकि पहले से ही कंपनी लोन में डूबे हुए है। तो और लोन बैंक तो नहीं देने वाले हैं, तो बैंक तो यही कहेंगे कि कोई प्रॉपर्टीज, कोई भी एसेट, कोई भी शेयर आपका गिरवी रखिए तभी मैं आपको लोन दूंगा। तो कंपनी के पास तो और कुछ चारा नहीं है खुद के शेयर के अलावा, तो इसलिए कंपनी के प्रोमोटर क्या किया, खुद के शेयर को गिरवी रख दिया। अभी देखिए दिक्कत वाला बात क्या है कि अगर मान के चलिए कल अगर शेयर कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत आए, तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए और टाइम टू टाइम जो बैंक से लोन लिया उसके इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए, तो बैंक क्या करेंगे, आपके खुद के शेयर को, आपका जो शेयर है उसको, आपने जो गिरवी रखा है उस शेयर को वो बेच देंगे और वहां से वो पैसा निकल लेंगे। तो आप बातों को समझिए कि अशोक लेलैंड के ऊपर मैं कोई खराब इम्पैक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। आप चीज़ों को समझ कर काम करिए। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मैं पहले से ही निवेश करके रखा हूँ एज ए होल्डिंग पर्पस में, और जब जब मुझे ट्रेड मिला तब भी मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग, मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर मेरा कोई भी होल्डिंग नहीं है। मैं इस चीज़ों को आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क जब लेना है किसी कंपनी के ऊपर, तो इस चीज़ों को समझ कर रिस्क लेना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। हाँ, मैं फ्रेश कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। तो बाकी अशोक लेलैंड के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला तो उसके ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो मेरा जो टारगेट है वो करीबन 300 के आसपास है। तो मुझे लगता है इस टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक लंबा वेटिंग पीरियड के बाद, मतलब बहुत लंबा एक होल्डिंग करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस टारगेट पाने में, क्योंकि टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। अगर एंटी लेवल से टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास टारगेट है, और इस टारगेट अगर 2 साल में मिले तो भी एवरेज 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केएसबी लिमिटेड। बेसिकली केएसबी लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है जिसके ऊपर गुड अपडेट है स्प्लिट का। कंपनी 25 तारीख को आपको हर एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मेरे तरफ से इस सारे कंपनीज के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। काम आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा और रिस्क आपको ही लेना होगा, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग है। मेरे रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग है, आपका रिस्क के हिसाब से आप काम करिए। तो कोई भी डाउट्स है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।